गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रज्ञा विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 12वीं का भूगोल विषय का अध्याय 5 का लेक्चर 4 करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कृषि प्रणाली है वो टॉपिक शुरू कर लिया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि हम मुख्यतः 9 प्रकार की कृषि प्रणालियां पढ़ेंगे। एक जो हमारी सबसे मुख्य और सबसे पुरानी जो कृषि प्रणाली थी निर्वाह कृषि, वो हमने कर ली थी। आज हम करेंगे रोपण कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि और मिश्रित कृषि। तीनों की विशेषताएं, इनके क्षेत्र के बारे में हम विस्तार से करेंगे। तो शुरू करते हैं। रोपण कृषि, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। 18वीं सदी में यूरोप में जन्मी औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप जब कारखानों का उत्पादन बढ़ने लगा तब कृषि से प्राप्त कच्चे माल की मांग बढ़ने लगी। अब देखिए, रोपण कृषि की शुरुआत कब हुई थी? 18वीं सदी में। कब? औद्योगिक क्रांति के कारण। क्योंकि क्या हुआ था कि उद्योगों के अंदर जो उत्पादन था वो बढ़ने लगा था और उत्पादन को बढ़ाने के लिए कच्चे माल की जरूरत बहुत ज्यादा थी। और कौन सा कच्चा माल? जो कृषि से मिलता था। उसकी डिमांड जैसे ही बढ़ी उसी प्रकार से रोपण कृषि भी पूरे विश्व में पनपी और इसका विकास शुरू हो गया। यूरोपीय देशों ने विश्व के अनेक भागों का उपनिवेशीकरण किया और तथा कृषि के कुछ अन्य रूपों की शुरुआत की। उपनिवेशीकरण क्या होता है? जैसे भारत भी यूरोपीय ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है कि गुलाम बनाया उन्होंने, कई देशों पर अपना कब्जा किया और वहां पर इस यह कृषि भी शुरू की। इसके अलावा बहुत सारे रूप भी शुरू किए कृषि के, जैसे रोपण कृषि जो बढ़ोतरी लाभ प्रदान करने वाली प्रणाली है। प्रमुख फसलें अब देखिए उन्होंने क्या क्या उगाई थी। यूरोपीय उपनिवेश ने अपने अधीन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चाय, कॉफी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केले और अनानास की पौध लगवाई। यानी कि इन सभी फसलों से क्या था कि प्रोडक्शन ज्यादा होनी थी, इनसे लाभ ज्यादा होना था, इसलिए अंग्रेजों ने, यूरोपियों ने ज्यादातर जगह पर ये फसलें उगाई थी। जैसे भारत की भी बात करें तो भारत में चाय और कॉफी की शुरुआत जैसे ज्यादा की थी, केरल के अंदर जैसे रबड़ की शुरुआत की थी। इसके बाद देखें इस कृषि की विशेषताएं क्या क्या है। इस कृषि में कृषि क्षेत्र का आकार बहुत विस्तृत होता है। इस कृषि में अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंधन एवं तकनीकी आधार एवं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। एक तो क्षेत्र बड़ा है, दूसरा अब इतना बड़ा क्षेत्र होगा और एक तो हम व्यापारिक फसलें हैं एक प्रकार से ये उगा रहे, तो इनके लिए पूंजी भी ज्यादा लगेगी, उच्च प्रबंधन चाहिएगा। जैसे चाय को लेके चलते, चाय का अगर बागान लगाया तो उसमें कितना ज्यादा प्रबंधन करना पड़ता है। तकनीकी आधार और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया गया। यह एक फसली कृषि है। एक फसली, ध्यान रखना इसको, एक छोटा प्रश्न आपका जैसे बनता है। एक फसली कृषि है जिसमें किसी एक फसल के उत्पादन पर ही केंद्रित किया जाता है। जैसे या तो बड़े क्षेत्र में चाय मिलेगी या कॉफी मिलेगी या रबड़, ये नहीं कि मिक्सअप कर देते फसलों का, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक ही फसल बड़े क्षेत्र में बोई जाती है। श्रमिक सस्ते मिल जाते हैं एवं यातायात विकसित होता है। अब ऐसे क्षेत्रों में है जहाँ पर श्रमिक सस्ते हैं, जिसके द्वारा बागान एवं बाजार सुचारू रूप से जुड़े रहते हैं। इन फार्मों में मशीनों, उर्वरकों, कीटनाशक दवाओं व रोगनाशक रसायनों का प्रयोग किया जाता है। बागानी उपजों को फार्मों पर ही संसाधित करके निर्यात हेतु उपलब्ध कराया जाता है। जैसे कि अब संसाधित करना क्या होता है कि उसको सही प्रकार से पैकिंग वगैरह पूरा उसको करके फिर उसको बेचा जाता है। जैसे चाय को एग्जांपल सबसे आसान आपके सामने है। चाय की जैसे पत्तियां तोड़ी जाती हैं, उनको सुखाया जाता है, फिर उनसे चाय पत्ती बनाई जाती है, फिर उसको बेचा जाता है पैक करके। इनकी पूरा काम ऐसे ही कॉफी में जैसे उन बीजों को निकाल के कॉफी बना के पीस के फिर उनको बेचा जाता है। तो इसी प्रकार से पूरा का पूरा काम कहाँ करवाया जाता है? बागानों में जो फार्म बनाए जाते हैं उनमें किया जाता है। इसके बाद देखें कि अंग्रेजों ने और फ्रांसीसियों ने लगाए, यूरोपियों ने, ब्रिटेन वासियों ने अलग अलग क्षेत्रों में ना अलग अलग पौध लगाए थे। यानी कि सब जगह पर चाय लगाई या कॉफी के पेड़ लगाया, रबड़ लगाया। उन्होंने जो वहाँ की विशेषताएं थी उनको देखते हुए, क्षेत्र की विशेषताओं को देखते हुए, जलवायु दशाओं को देखते हुए वहां पर उसी प्रकार की फसल उगाई। अब देखिए फ्रांसीसियों ने क्या किया? पश्चिमी अफ्रीका में कॉफी और कोकोआ की पौध लगाई। कोकोआ जैसे कि चॉकलेट पाउडर जो होता है वो बनता है, कॉफी है जो पेय पदार्थ है। ब्रिटेन वासियों ने भारत एवं लंका में चाय के बागान लगाए। किसने लगाए थे? ब्रिटेन वासियों ने। मलेशिया में रबड़ के बाग इन्होंने लगाए और पश्चिमी द्वीप समूह जैसे इंडोनेशिया है, इनमें गन्ना और केले के बाग लगाए। यानी कि इन्होंने कई प्रकार के क्षेत्र चुने जहां पर कहीं पर चाय लगाई है, कहीं पर रबड़ और कहीं पर गन्ना और केला उगाया है। स्पेन और अमेरिकी वासियों ने फिलीपाइंस में नारियल व गन्ने के बागान लगाए। इंडोनेशिया में गन्ने की कृषि पर हॉलैंड वासियों का अधिकार था। इंडोनेशिया में गन्ने की कृषि कौन करता था? हॉलैंड वासी करते थे। और स्पेन वासियों ने कहाँ पर? फिलीपाइंस में नारियल और गन्ने के बागान लगाए थे। इसके बाद ब्राजील में अभी भी कुछ काफी के बागान हैं जिन्हें
फेजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेजेंडा, जिन पर यूरोपवासियों का नियंत्रण अब भी है। अब ब्राजील कहाँ का देश है? दक्षिण अमेरिका का एक सबसे बड़ा देश है और यहाँ पर जो कॉफी के बागान को फेजेंडा बोलते हैं। यूरोपवासियों का अब भी उनके ऊपर नियंत्रण है। ये थी हमारी रोपण कृषि। अब सेकंड जो आज की कृषि रहेगी विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, यानी कि अनाज ही जिस कृषि में मुख्यतः उगाया, जैसे नाम से आपको पता लग रहा होगा, मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। इसकी मुख्य फसल गेहूं है, अन्य फसलें मक्का, जौ, राई एवं जई भी बोई जाती है। मेन तो फोकस किस पे रहेगा? गेहूं पे रहेगा, लेकिन इसके अलावा कुछ और फसलें भी जैसे बोली जाती है, मक्का है, जौ है, राई है, जई है। क्षेत्र अब देखिए इनके। अब ये क्षेत्र जो आज मैं आपको बता रही हूँ ना, ये बार बार आपके रिपीट होने, इनको आप अच्छे से याद कर लें। अगर कहें कि उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय घास जल कौन से विषयों के, तो भी यही है। इसके अलावा जैसे पीछे भी हमने करा था कि वाणिज्यिक पशुधन पालन कहाँ किया जाता, तो आप रिकॉल करेंगे तो उसमें मैंने यही क्षेत्र बताए थे। और आज विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के क्षेत्र भी देखेंगे तो आज भी वही है। तो सबसे पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रेरी मैदान। संयुक्त राज्य अमेरिका में कहाँ? प्रेरी मैदान में। यूरेशिया के स्टेप, यूरेशिया कौन सा? यूरोप और एशिया का मिला हुआ भाग स्टेपीज। दक्षिण अमेरिका में पंपास, अर्जेंटीना में बोला जाता है पंपास जैसे इनको। दक्षिणी अफ्रीका के वेल्स, ऑस्ट्रेलिया के डाउन और न्यूजीलैंड के कैंटरबरी मैदान, यहाँ पर ये कृषि सबसे ज्यादा की जाती है। एक बार मैप में भी आप इनको देख लें, साथ साथ आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। इस मैप में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि और मिश्रित कृषि के क्षेत्र दिखाए गए हैं। तो देखें, इसमें सबसे पहले जो आपका विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि उसको देख लें, ऑरेंज कलर में दिखाया गया है। प्रेरी उत्तरी अमेरिका के ये वाला क्षेत्र, पंपास अब अर्जेंटीना ये है, ये वाला क्षेत्र पंपास का। इसके बाद यूरोप और एशिया का जो मिला हुआ भाग है, रूस में जो मेनली फ्लो करेगा, लोकेटेड है स्टेपी। इसके बाद दक्षिणी अफ्रीका का बेल्ट्स और ये ऑस्ट्रेलिया का डाउन और न्यूजीलैंड का कैंटरबरी, ये वो क्षेत्र हैं जहां पर विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है। इसके बाद देखें इसकी विशेषताएं। इस कृषि में खेतों का आकार बड़ा होता है। खेत जोतने से फसल काटने तक सभी कार्य यंत्रों द्वारा किए जाते हैं। इनकी ज्यादातर काम किससे होता है? मशीनों से होता है, क्योंकि बड़े क्षेत्र होते हैं। इनमें प्रति एकड़ उत्पादन तो कम होता है, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि प्रति एकड़ तो कम है, लेकिन प्रति व्यक्ति ज्यादा कैसे हो सकता है? क्योंकि एक व्यक्ति के पास जो भूमि है ना, वो 250 से 1600 हेक्टेयर तक होता है। खेत का आकार है ये। अब इतने बड़े क्षेत्र में अगर एक व्यक्ति का अधिकार है तो उत्पादन तो एक व्यक्ति का अपने आप ही बढ़ेगा, लेकिन प्रति एकड़ उत्पादन देखिए ना, एक एकड़ अगर अलग अलग करके इनको देखें तो काफी कम उत्पादन देखने को मिलता है। जनसंख्या का घनत्व कम होने के कारण प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है, और एक कारण ये भी है कि जनसंख्या कम है और खेत बड़े हैं तो प्रति व्यक्ति उत्पादन ज्यादा होता है। बड़े पैमाने पर पैदा हुए अनाज के भंडारण के लिए भी व्यवस्था की जाती है, स्टोर बनाए जाते हैं जैसे, क्योंकि अभी इतने बड़े खेत में उत्पादन होगा तो काफी ज्यादा उसकी स्टोरेज की पूरी व्यवस्था होती है। किसान के पास खुद की मशीनें होती हैं, सारे के सारे जो यंत्र होते हैं वो खुद के होते हैं उसके, तो वो खुद से ही सारा काम करते हैं और काफी रिच जैसे ये किसान होते हैं जिनके पास इतनी जमीन होती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है मिश्रित कृषि। इस प्रकार की कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित क्षेत्रों में की जाती है, यानी कि जो काफी डेवलप क्षेत्र है ना वहां पर की जाती है मिश्रित कृषि। उत्तर पश्चिमी यूरोप के अंदर की जाती है, उत्तरी अमेरिका में की जाती है, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में, यूरेशिया के कुछ भाग में की जाती है। दक्षिणी महाद्वीपों में अगर देखें तो अर्जेंटीना, अभी हमने करा था अर्जेंटीना पिछले उसमें, दक्षिण अफ्रीका में भी की जाती है, और न्यूजीलैंड व दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में मिश्रित कृषि की जाती है। एक बार देख लें आप इनको मैप पे। इधर आप देखेंगे तो ये अमेरिका का पूर्वी भाग, प्रेरी से इधर की साइड है अमेरिका का पूर्वी भाग। ये अगर आप देखें तो ब्राजील के अंदर थोड़ा सा क्षेत्र है, और ये अर्जेंटीना का जो पंपास के नीचे वाला भाग है वो। इधर आप आएंगे तो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण अफ्रीका ये नीचे सबसे नीचे वाला देश है, तो इसमें ये वाला क्षेत्र, ये वेल्स है और ये मिश्रित कृषि का क्षेत्र है। यूरेशिया में अगर आप देखें तो यूरोप और एशिया में जाते हैं तो इस प्रकार से बेल्ट बनी हुई है, और इधर ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी भाग डाउन और जो ये क्षेत्र है मिक्सअप हो जाते हैं, और न्यूजीलैंड के अंदर भी कृषि की जाती है। तो ये थे मिश्रित कृषि के प्रमुख क्षेत्र जो विश्व में की जाती है। इसके बाद देखिए कि इसकी मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं? गेहूं, जौ, राई, मक्का, चारे की फसल। अब नाम आपको सुन रहे क्या? मिश्रित बोला हमने, तो इसमें एक फसल नहीं उगाई जाती, बल्कि मिश्रित फसलें उगाई जाती है। आपका एक क्वेश्चन भी जैसे इसमें जाता है तो एक साथ एक खेत के अंदर मिक्स करके कई फसलें उगाई जाती है, जैसे चारे की फसल भी उगा दी जाती है, खाद्यान्न फसल भी उगा दी जाती है।
अच्छा, इसकी विशेषता देखिए, चारे की फसल मिश्रित कृषि का मुख्य घटक है क्योंकि इसमें पशुओं की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। फसलों के साथ साथ पशुओं जैसे मवेशी, भेड़, सूअर, कुकुर इत्यादि आय के प्रमुख स्रोत है। अब कृषि के साथ साथ किसानों के मुख्य स्रोत क्या है? आय के पशु भी हैं, तो पशुओं के लिए भी चारा फसलें जैसे उगाते हैं ये। सस्यावर्तन एवं अंत्य फसली कृषि मृदा की उर्वरता को बनाए रखते हैं। सस्यावर्तन क्या होता है कि जो फसलें हैं ना उनको बदल बदल कर बोना। एक तो एक खेत में हर बार गेहूं बो दिया तो उससे क्या होता है कि फसल की मृदा की जो उपजाऊ शक्ति है वो कमजोर हो जाती है। लेकिन अगर फसलों को बदल बदल कर बोया जाए, जैसे कभी दालें बो दी जाती हैं, कभी खाद्यान्न फसल बो दी जाती है, कभी चारा फसलें बो दी जाती है, तो उससे क्या होता है कि मृदा की उर्वरता बनी रहती है सस्यावर्तन से। इस कृषि में दुग्ध उत्पादों तथा मांस का निर्यात किया जाता है। विकसित कृषि यंत्र, इमारतों, रासायनिक व वनस्पति खाद के गहन उपयोग में पर्याप्त पूंजी व्यय की जाती है। अब खर्च क्या करते हैं? काफी ज्यादा करते हैं क्योंकि इनको दोनों ही बर्डन भूमि पर रहता है। खाद्यान्न फसल भी उगानी होती है उसमें और चारा फसल भी उगानी होती है, तो उसके लिए क्या करते हैं ये काफी ज्यादा रासायनिक वनस्पति खाद है, कृषि यंत्र है, इमारत बनानी पड़ती है, उन सब का इस्तेमाल ये करते हैं। तो ये थी हमारी मिश्रित कृषि। इसके बाद देखिए आज आपका होमवर्क क्या रहेगा। एक तो लेसन को आप सभी बच्चे साथ साथ पढ़ते हुए चले ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही पहले मैं आपको बता देती हूँ। आज ज्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी के हमने यहाँ पे उठाए हैं। आज जो टॉपिक हमने करा उसमें से काफी क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर दिए गए हैं। तो कौन सी रोपण फसल नहीं है आपको बतानी है? कॉफी, गन्ना, गेहूं और रबड़। अब देखिए आप, कॉफी बताई थी भारत में उगाई गई थी, गन्ना ये भी एक रोपण फसल थी और रबड़ भी एक रोपण फसल जिसे केरल के अंदर की गई थी। लेकिन गेहूं क्या है? एक खाद्यान्न फसल है कि रोपण फसल है और ये किसमें की जाती है? विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में की जाती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? गेहूं। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह ने किया था? अभी तो बताया, यूरोपियों ने औद्योगिक क्रांति बढ़ने से और उद्योगों में कृषि उत्पादों की मांग बढ़ने से कौन सी कृषि की थी? रोपण कृषि पर विशेष ध्यान दिया था। किन प्रदेशों में से, निम्न प्रदेशों में से किस में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? नहीं बताना। अब आपको क्षेत्र सारे पढ़ने पड़ेंगे तभी आप इसको अच्छे से बता सकते हैं। अमेरिका और कनाडा के प्रेरी क्षेत्र, अर्जेंटीना के पंपास, यूरोपियन स्टेपी क्षेत्र और अमेजन बेसिन। अब ये तीनों तो घास स्थल बताए मैंने आपको, प्रेरी, पंपास और स्टेपी। लेकिन अमेजन बेसिन तो अफ्रीका के अंदर है और ये तो बहुत ही सघन वनों वाला क्षेत्र, तो यहाँ पर तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की ही नहीं जा सकती। तो इसका आंसर क्या रहेगा? अमेजन बेसिन। निम्न में से कौन सी एकल फसल कृषि नहीं है? नहीं पूछा इसने, जिसमें एक फसल नहीं उगाई जाती है? डेयरी, मिश्रित, रोपण और विस्तृत वाणिज्य अनाज। रोपण में भी एक उगाई जाती है, विस्तृत वाणिज्य अनाज में भी एक उगाई जाती है, लेकिन मिश्रित कृषि में एक फसल नहीं उगाई जाती। मैंने कहा था ना, चारा फसलें उगाते हैं और खाद्यान्न फसलें भी साथ में उगाई जाती हैं, तो मिश्रित कृषि इसके अंदर आ जाएगी। डेयरी कृषि हम आगे भी करेंगे, अभी आई नहीं आपकी। नेक्स्ट आता है कि रोपण कृषि की विशेषताएं बताइए। भिन्न भिन्न देशों में उगाई जाने वाली कुछ प्रमुख फसलों के नाम भी बताइए। ये आपका बड़ा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। बड़े क्वेश्चन में जैसे दिया गया है ये, तो इसको बहुत ही अच्छे से आपको करना है। विशेषताएं भी बतानी है, क्षेत्र भी इसके बताने हैं और फसलों के नाम भी आपको बताने बहुत ही अच्छे प्रकार से, क्योंकि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है। नेक्स्ट, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र कौन से, उसकी विशेषताएं बताइए। और लास्ट हमारा है मिश्रित कृषि की विशेषताएं बताएं और विश्व के क्षेत्र का वर्णन करें, कहाँ कहाँ पर की जाती है और उसकी प्रमुख फसलें कौन सी हैं। आज आपका ये होमवर्क रहेगा, इसको फिर नोटबुक में अच्छे से उतारें, इसको अच्छे से याद करें। थैंक यू।